कोई बच्चा इंग्लिश का है, ठीक है, अब इंग्लिश में ये 2 बार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है तो फॉर्म उसका नहीं भरा जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट हो, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है। आपने जो फोटोग्राफ फॉर्म में फिल किया है इसी की 6 कॉपी और बनवा के रखिएगा। फॉर्म भरते समय तो आपकी शादी नहीं हुई थी तो आपने अपना वो नाम लिख दिया, जो 10th में मार्कशीट थी उसका नाम आपने लिख दिया, उसी 1 महीने में मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई, आपका नाम भी चेंज हो गया। शादी के बाद इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनता है कि हमने शादी की है और शादी में हमने ये नाम चेंज कर लिया है, तो उसका एक प्रॉपर प्रूफ एज ए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं मसरूर अख्तर, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी चल रही होगी और हमें अभी इंतजार है कि कब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, क्योंकि जो अप्रैल का महीना होता है, अप्रैल के मिड में या फिर लास्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली इसका जो फॉर्म है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम कब होगा इसके अकॉर्डिंग एक बात ये रहती है कि जब फॉर्म आता है तो 15 मई या 20 मई तक फॉर्म चलता है, कुछ दिन के लिए करेक्शन विंडो खुलती है और जून में फिर एग्जाम होता है, जून के मिड में या जून के आखिरी हफ्ते में। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जो अक्सर बच्चों को नहीं होती, या वो पूरी तरीके से बुलेटिन नहीं पढ़ते, या फिर होती है लेकिन वो पूरा अप्लाई नहीं कर पाते, और आखिरी टाइम में, पिछली बार आखिरी टाइम में ऐसी चीजें देखी गई हैं कि कुछ बच्चों की जो इंफॉर्मेशन थी वो मिसमैच हो रही थी। ठीक है, कुछ बच्चों का फोटो सही नहीं आ रहा था, किसी की सिग्नेचर नहीं आई थी। तो इस रिगार्डिंग हमें क्या करना चाहिए, और एग्जामिनेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे तैयार कर लेने हैं सो दैट कि हम हसल फ्री होके अपना जो फॉर्म है वो भर लें और एग्जामिनेशन हॉल तक हमें कोई दिक्कत ना आने पाए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं हमारे एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए, और ये भी जरूरी है कि हम उनको पहले से प्रिपेयर कर लें, तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैंने ये जो रेफरेंस लिया है ये कोई बाहर का रेफरेंस नहीं है, ये आपकी बुलेटिन से ही ये रेफरेंस मैंने उठाया है, क्योंकि बुलेटिन इतने पन्ने की होती है और अक्सर बच्चे पूरी बुलेटिन नहीं पढ़ते हैं, पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं पढ़ते हैं। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया होता है कि ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको ये पढ़ लेना है। दिसंबर 2025 से मैंने इसको निकाला है। यहां पे लिखा हुआ है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट, मोर देन वन एप्लीकेशन दैट इज मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेम सब्जेक्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड। सेम सब्जेक्ट में मान लीजिए कोई बच्चा इंग्लिश का है, ठीक है, अब इंग्लिश में ये 2 बार फॉर्म भरने की कोशिश कर रहा है तो फॉर्म उसका नहीं भरा जाएगा। एक आधार से, एक आईडी, एक ईमेल आईडी से उसका एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो मल्टीपल सब्जेक्ट में भरना चाह रहा है, पता चला कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पीजी है और दोनों का एग्जाम देना चाहता है, तो वो 2 अलग अलग सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकता है, लेकिन एक ही क्रेडेंशियल से एक सब्जेक्ट में 2 बार फॉर्म नहीं भरा जा सकता। ठीक है, यहां पर एक शॉर्ट अगर हम देख लें कि नोटिफिकेशन कब आएगा, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अप्रैल के आसपास ये एस्टिमेटेड रहता है। एप्लीकेशन फॉर्म अप्रैल से मई तक चलता है और एग्जाम का जो एक्सपेक्टेड डेट होता है, एक्सपेक्टेड जो विंडो होता है 25 से 29 जून की होता है। इस पर हमारा डिस्कशन नहीं है, हमारा डिस्कशन है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हमारे पास प्रूफ्स होने चाहिए, कौन से पेपर एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हमारे पास ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट कैंडिडेट का नेम के लिए, या फिर कॉपी ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां पर ये जो बोर्ड का फॉर्म है, बोर्ड का मतलब क्लास 10th का जो फॉर्म है, ये आपके नेम के लिए, आपके नाम के लिए और आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज यूजुअल जैसे हम अपना जो फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, जब भी हम कहीं फॉर्म भरते हैं तो लिखा भी हुआ रहता है कि अकॉर्डिंग टू योर 10th रिजल्ट और 10th सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपके पास एक तो बोर्ड में जो कॉपी हो, अगर आपका नाम में कुछ चेंज हुआ हो तो आपको, आपके पास उसके लिए एक प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए, एक अलग से सर्टिफिकेट हो अगर आपने नाम चेंज किया। अगर आपने नाम चेंज नहीं किया है तो जो स्पेलिंग आपकी, आपके पापा जी की, आपके मम्मी की, आपके 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है, उसी को आप फॉर्म में फिल करेंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब आईडी कार्ड होना चाहिए। अब उस आईडी कार्ड में फोटोग्राफ लगा हुआ आपका पासपोर्ट हो सकता है,
पासबुक हो सकता है बैंक का, पासपोर्ट नंबर से, राशन कार्ड से, आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, या फिर अदर गवर्नमेंट आईडी आप लगा के, यहां पर पैन कार्ड भी यूज हो सकता है, आप अदर आईडी कार्ड लगा के अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन के आपके पास आईडी होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट हो या फिर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट हो। यहां पर एक बात ध्यान रखने वाली है, हम क्या जानते हैं कि क्वालिफाइंग में जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ में है या फिर लास्ट ईयर में, वो फॉर्म को भर सकता है, ठीक है, और उसके फॉर्म को हम वैलिड मानते हैं। लेकिन उसको वो एग्जाम विद इन 2 ईयर्स, आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अभी आपकी ये जो क्वालिफाइंग डिग्री है या फिर जो आपका पीजी है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस एग्जाम को यानी यूजीसी नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के 2 साल के अंदर आपको ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेनी होती है। अब जो बच्चा थर्ड सेमेस्टर में है तो उसके बाद 6 और 6 12 1 साल के अंदर वो पूरा हो जाएगा। लास्ट ईयर में भी है तो भी उसके पास 12 महीने कंप्लीट होने के बाद 1 साल और बचेगा। तो इस तरीके से आपके पास ये अगर क्वालिफाइंग है तो आपको 2 साल के अंदर अपना ये सेट कर लेना है कि आप अपनी पीजी कर लीजिए। एक आपका मेलिंग एड्रेस एज वेल एज परमानेंट एड्रेस, ये आपको पहले श्योर करना है कि आपको मेलिंग में क्या डालना है। मेलिंग एड्रेस में आप वो एड्रेस डालेंगे जहां पे आप पत्राचार कर सके, जहां पे आपके पास कोई मेल आ सके, जहां पे आप कोई लेटर्स भेज सके, ठीक है, आपको कोई कुरियर कर सके, ऐसा वाला। और परमानेंट जहां पे आप पैदाइश है आपकी, जो आपका पुश्तैनी पता है, हो सकता है आप अभी वहां ना रह रहे हो, आप नौकरी के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में या फादर की जॉब के सिलसिले में आप कहीं और रह रहे हो, तो उसको हम टेम्पररी एड्रेस कहते हैं या फिर मेलिंग एड्रेस कहते हैं, ठीक है। 4 शहर आप पहले से डिसाइड कर लीजिए। हालांकि अब ये जो सिटी की बात है ये एनटीए डिजायर्ड सिटी नहीं देता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 4 सिटी अपनी पसंद की भरते हैं लेकिन उनको उन 4 सिटी के अलावा 5वीं सिटी में कहीं दे दिया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट वाला है। अगर आप पहले फॉर्म भरने की कोशिश करेंगे तो ये चांस बनता है कि वैकेंसी होने की वजह से उस फॉर्म की या उस कह सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जगह जो पहले भरेगा तो पहले फिल हो जाएगी। तो पहले कोशिश करिए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कि पहले आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। कोड क्या होता है ये बात ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। अब एंथ्रोपोलॉजी के लिए एनटीए ने क्या कोड यहां पर दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट है उर्दू, ठीक है, तो उर्दू में क्या कोड है ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए कोड की जो रेफरेंस लिस्ट है वो अपेंडिक्स के तौर पे प्रोस्पेक्टस के लास्ट में दी हुई होती है। आपका कौन सा कोड होगा, पहली बार जो बच्चे भर रहे होंगे शायद उनको ना पता हो कि उनके सब्जेक्ट का एक कोड होता है, ठीक है। 0 1 2 3 4 ऐसे करके 85 सब्जेक्ट्स हैं तो इन सब का एक कोड दिया जाता है जो कि आखिरी में दिया होता है, ठीक है। कोड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का जो कोड है सब्जेक्ट का, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। यहां पे एक बात मैं बता देता हूं, कैटेगरी सर्टिफिकेट में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो कैटेगरी है, मान लीजिए कोई बच्चा ओबीसी का है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट 2 तरीके के बनाए जाते हैं। एक आपका बनता है सेंट्रल लेवल का और एक आपका बनता है स्टेट लेवल का। यहां पे वैलिड होगा आपको ये सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। और ये 3 साल पुराना मानते हैं कि 3 साल पुराना, या कभी कभी कुछ एग्जाम में 6 महीना पुराना भी मांगते हैं कि 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि जब आप, जैसे मान लीजिए जून में आपका एग्जाम है, ठीक है, तो आप 1 जून को बनवा लीजिए तो ये 3 महीना पुराना हो जाएगा क्योंकि रिजल्ट आपका जून जुलाई अगस्त के आसपास रिजल्ट आ जाएगा, तो ये पुराना नहीं होगा। तो 1 जून को अगर आप बनवाएंगे तो जब बनने 15-20 दिन बाद बन के आएगा तो वो विद इन 6 मंथ भी आपके हो जाएगा, या फिर मई में आप बना लीजिए, ठीक है। तो जितना फ्रेश होगा, जितना अपडेटेड होगा उतना ज्यादा सही होगा। हालांकि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो 3 साल होती है, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कौन सी संस्था आपसे किस तरीके से वो कैटेगरी सर्टिफिकेट मांग रही। कुछ संस्थाएं यही कहती हैं कि भाई 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, या 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है। तो आप ऐसा करके चलिए कि 6 महीने वाला ये साइकिल लेके आप उस हिसाब से काउंट करके अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिए। ये बात ध्यान रखने वाली, क्योंकि पिछली बार ये क्वेरी इसमें आई थी कि सर कैटेगरी में हमने भर दिया है लेकिन कैटेगरी में कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा। तो कैटेगरी में अगर दिखाएगा
जब आप, अब ये जरूरत कहां पड़ेगी ये भी ध्यान रख लो, ये आपका रिजल्ट तो आ गया, फेल पास का रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए, आप पीएचडी करने जाओगे, अब आपने ये दिया हुआ है कि आपने ओबीसी से भरा है, ठीक है। तो अब क्रॉस चेक किया जाएगा कि अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो चूंकि ये जो परीक्षा है ये राष्ट्रीय स्तर की है तो आपका सर्टिफिकेट भी राष्ट्रीय स्तर का लगेगा। तो ये क्रॉस चेक होगा वहां पे, कहां, जब आप पीएचडी करने जाओगे, पीएचडी में एडमिशन लोगे तो वहां पे ये क्रॉस चेक किया जाता है। तो अगर आपने नहीं बनवाया है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इसको बाद में भी बनवा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट ठीक इसी तरीके से होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेबल है तो ये तो बहुत सेंसिटिव है, ईडब्ल्यूएस तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है क्योंकि इसमें बहुत मुश्किल से इसका बनता है जो सर्टिफिकेट है, तो इसको भी आप बनवा के रख लीजिए अगर आप इसमें आते हैं। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इसी तरीके सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। और दूसरी चीज, आपका ईमेल और आपका जो मोबाइल नंबर है ये एक्टिव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्दर जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा वो इसी के माध्यम से किया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपके पास डन होनी चाहिए। अब यहां पे एक बड़ी जानकारी जो हम तक पहुंचती भी है, हम इसको फॉलो नहीं करते। आपका जो फोटो हो वो पासपोर्ट साइज हो और उसकी साइज 10 केबी से 200 केबी के बीच में होनी चाहिए। इससे ज्यादा हुई या इससे कम हुई तो आपका फोटो अपलोड नहीं होगा। पहले से ही जब फोटो आप तैयार कर लीजिए, फोटो खिंचवाइए तो कह दीजिए, या फिर आप अपने आप अगर कर पाए तो आप गूगल पे जाके अपने फोटो को रिसाइज कर लीजिए 10 केबी से 200 केबी के बीच में। दूसरा, फुल सिग्नेचर आपकी हो और ये फुल सिग्नेचर 10 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए हैं तो इसको पहले से ही रिसाइज करके रख लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बाद में जब वेबसाइट चलती, कभी कभी वेबसाइट हैंग भी हो जाती है, सर्वर चलता भी नहीं है। तो ये सारी चीजें अगर आप पहले से तैयार करके रखोगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। अब एनटीए के पास आपको कोई प्रिंट आउट भेजना नहीं होता है फॉर्म का, लेकिन एनटीए ये एडवाइस करता है कि एटलीस्ट आप 4 प्रिंट आउट अपना जो कंफर्मेशन पेज लास्ट में आता है उसका रख लीजिए, ठीक है। प्रूफ ऑफ फीस पेड, जो आपने फीस पेड की है, फी जो पेड की है, जो पैसा दिया है इसको फीस के तौर पे, उसकी एक कॉपी आती है, उसको भी आप सेव करके रख लीजिए। फोटोग्राफ्स आपके पास, आपने जो, एक बात और ध्यान रखिए, जो फोटोग्राफ आपने फॉर्म में फिल किया है ना, आपने जो फोटोग्राफ फॉर्म में फिल किया है इसी की 6 कॉपी और बनवा के रखिएगा। वो इसलिए क्योंकि ये एग्जाम हॉल में कभी कभी क्रॉस चेक होती है। तो बजाय इसके कि आपको दिक्कत हो, आप ये सोचो कि सर मेरे पास तो एक ही फोटो थी, अब वो फोटो है नहीं, तो बेटा कोशिश ये करिए कि आप ये ज्यादा वाली फोटो खिंचवाइए, सो दैट एक फोटो आप अपलोड कर लीजिए और 6 से 8 फोटो अपने पास इसकी रख लीजिए, ताकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप क्रॉस चेक करवाएं तो आपके पास यही फोटो हो जो फोटो आपने अपलोड की है। उसके बाद आता है नेम। अगर आपका चेंज है, मान लीजिए बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट ऐसी होती हैं, किसी का नाम मान लीजिए है, सरनेम चेंज हो गया शादी के बाद, शादी से पहले सरनेम कुछ और था, पिता का नाम आपने लगाया था, अब शादी के बाद आप जिससे आपकी शादी हुई है उसका नाम आपने लगा लिया या फिर उसकी कास्ट लगा ली। तो इस केस में क्या करें? पता चला फॉर्म भरने समय तो आपकी शादी नहीं हुई थी, तो आपने अपना वो नाम लिख दिया, जो 10th में मार्कशीट थी उसका नाम आपने लिख दिया। शादी होने के बाद उसी 1 महीने में मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई, आपका नाम भी चेंज हो गया, तो इस केस में मैरिड वीमेन या फिर मैरिड फीमेल क्या करेंगी? मैरिज सर्टिफिकेट यहां पे कहा गया हैज बीन चेंज, इवन अगर मैरिज में या फिर कैंडिडेट मस्ट show the relevant document at the time of examination, marriage certificate, divorce decree, legal name change document। इसमें जो भी एक डॉक्यूमेंट भी बनता है शादी के बाद, इस तरीके का डॉक्यूमेंट बनता है कि हमने शादी की है और शादी में हमने ये नाम चेंज कर लिया है, तो उसका एक प्रॉपर प्रूफ एज ए सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सो दैट आप आगे जाके जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं या फिर जब आप पीएचडी करने जाएं तो ये सर्टिफिकेट आप वहां पे दिखा पाए। और जो मैरिड वीमेन होती है उनके साथ ये थोड़ा सा इश्यू होता है, तो अपना ये सर्टिफिकेट भी आप अभी बनवा ले, तैयार करके रख ले, ठीक है। अब एक केस आता है, अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म फिल किया है तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म फिल कर दिया, आधार कार्ड से आपने रजिस्टर कर दिया तो ठीक है। अगर आपने आधार कार्ड से फॉर्म नहीं भरा है,
आपने आईडी की जगह पे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम डीएल भी कहते हैं, इन चारों या इसके अलावा आपने किसी और आईडी से फॉर्म को भरा है, तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है। एडमिट कार्ड के साथ एक और पन्ना आता है जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसको भरना होगा। क्यों भरना होगा? क्योंकि आप नॉन आधार स्टूडेंट हैं, नॉन आधार कैंडिडेट हैं। क्यों? क्योंकि आपने आधार के थ्रू फॉर्म नहीं भरा है, आपने आधार के अन्य जो आईडीज हैं उनको यूज करके फॉर्म को भरा है, तो आपको एक ये भी फॉर्म भरना पड़ेगा और एग्जामिनेशन सेंटर में आपको एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ भी ले जाना होता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि काफी बारीक बारीक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी, और इसीलिए मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाई है ताकि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपको ये दिक्कत ना हो। कई सारी क्वेरीज होती हैं, वो सारी क्वेरीज मैंने इस एक छोटी सी वीडियो में आप तक पहुंचा दी है। आई होप वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस इंफॉर्मेशन को फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।